हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप इस सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एबीएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKD। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2024। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग एबीएम सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाला है। तो इसीलिए आपको सेशन को शुरू से लेकर एंड तक यहाँ पर जरूर देखना है, क्योंकि हम यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर ऐसे क्वेश्चंस और केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे जिनके एग्जाम में आने के काफी ज्यादा यहाँ पर चांसेस होते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को, केस स्टडीज को सॉल्व करते हो तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, साथ के साथ एबीएम एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो आपकी अच्छी हो जाती है। तो आपको इस सेशन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। साथ के साथ इस सेशन को अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर करना, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बारी ऑडियो वीडियो क्वालिटी कंफर्म कर दीजिए, ऑडियो वीडियो क्वालिटी सही है या फिर नहीं, ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्वालिटी सही है या फिर नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के साथ। तो सबसे पहले हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब समझेंगे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेसिकली होती क्या है। ठीक है। तो देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो चाहती है कि उनके जो एम्प्लॉयज है उनकी जो परफॉर्मेंस हो वो अच्छी हो। यानी कि एम्प्लॉय जो है एफिशिएंसी के साथ मोटिवेट होकर काम करे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, उनको जो है अचीव किया जा सके। ठीक है। इसके लिए हर ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस है उसको मैनेज करती है, ताकि जो एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स अचीवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन सही तरीके से दे सके, एफिशिएंसी के साथ जो है वो काम कर सके। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने एम्प्लॉयज के लिए एक टारगेट फिक्स करती है। क्या करती है? एक टारगेट फिक्स करती है, एक स्टैंडर्ड बनाती है कि हम आपसे इतना काम जो है वो चाहते हैं। ठीक है। और एम्प्लॉयज को बोलते हैं कि आप अपना अपना काम करो। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस है उसको कंटिन्यूस बेसिस पे रिव्यू करती रहती है, और देखती रहती है कि जो टारगेट एम्प्लॉयज को दिए थे, एम्प्लॉयज उसको सही तरीके से अचीव कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। और कहीं पे अगर एम्प्लॉयज को किसी भी तरह की फीडबैक, गाइडेंस देने की जरूरत होती है तो वो भी यहाँ पर दी जाती है, ताकि जो एम्प्लॉयज हैं वो अपना काम सही तरीके से कर सके और उनके जो टारगेट्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको यहाँ पर अचीव किया जा सके। क्लियर है? तो बेसिकली यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करती है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। उसके बाद इवोल्यूशन के बेस पे उनको फीडबैक देती है, ताकि इंप्लॉयज की जो है डेवलपमेंट की जाए और उनकी जो परफॉर्मेंस है उनको यहाँ पर इंप्रूव किया जा सके, और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो यहाँ पर अचीव जो है वो हो सके। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन to ensure that employees work and contribution align with the company's goals, objective and overall mission। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक ऐसी सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करती है कि जो एम्प्लॉयज है उनका जो वर्क है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो कंपनीज के गोल्स, ऑब्जेक्टिव और ओवरऑल मिशन के अकॉर्डिंग हो। यानी कि एम्प्लॉयज इस तरीके से काम करें कि कंपनी के गोल्स अचीव हो जाए, ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए और ओवरऑल जो मिशन है वो भी पूरा हो जाए।
तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन टू। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि एक बार आपने परफॉर्म किया हो गया, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, पहला असेस एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, हमारे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी रही है उसको एक्सेस करती है, पता लगाती है अच्छी रही बुरी रही। उसके बाद एम्प्लॉय इंप्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करती है। डेवलप एम्प्लॉय स्किल्स एंड नॉलेज, कंटिन्यूअस बेसिस पे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी स्किल्स नॉलेज को डेवलप करने की कोशिश करती है ताकि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके, या फिर इंक्रीज एम्प्लॉय वर्कलोड, या फिर जो एम्प्लॉय है उसके वर्कलोड को इंक्रीज करती है। तो फटाफट से इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर क्या होगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या चीजें यहाँ पर करती है, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए, बी, सी और या फिर डी, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर कंटिन्यूअस बेसिस पे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असेस किया जाएगा, उसके बेस पर उनको फीडबैक गाइडेंस दी जाएगी ताकि इंप्रूवमेंट की जाए उसकी परफॉर्मेंस के अंदर, और अल्टीमेटली एम्प्लॉय की स्किल्स और नॉलेज को भी इंक्रीज जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एक्टिविटी इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अगर हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि की एक्टिविटी नहीं होती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर। पहला, सेटिंग क्लियर मेजरेबल परफॉर्मेंस गोल्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, परफॉर्मेंस के टारगेट जो है वो फिक्स करने हैं, स्टैंडर्ड यहाँ पर फिक्स करने हैं, और ये जो टारगेट्स हैं स्टैंडर्ड्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, जिनके बारे में एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए। साथ के साथ ये टारगेट ऐसे होने चाहिए कि हम इसको मेजर कर सके और जान पाए कि एम्प्लॉयज ने कितना टारगेट पूरा किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। कंडक्टिंग रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यू विद एम्प्लॉयज, तो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उनको कंटिन्यूअस बेसिस पे हमें क्या करना है, यहाँ पर रिव्यू करना है कि वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद माइक्रो मैनेजिंग एम्प्लॉयज एक्टिविटी ऑन डेली बेसिस, तो ये जो हमारी एक्टिविटी है ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर की एक्टिविटी नहीं होती है। उसके बाद प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो जब हमने रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यू किया तो जो भी हमें लगा हम उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को क्या देंगे, फीडबैक देंगे ताकि वो डेवलपमेंट यहाँ पर कर सके। तो ए, बी, डी, ये तीन इंपॉर्टेंट की एक्टिविटी होती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ये हमारी की एक्टिविटी नहीं होती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशन, प्रोवाइडिंग रेगुलर फीडबैक, असेसिंग परफॉर्मेंस एंड सपोर्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय स्किल्स एंड नॉलेज टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर हम बेसिकली टारगेट सेट करते हैं, ठीक है, उसके बेस पर फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, परफॉर्मेंस को असेस करते हैं एम्प्लॉयज की, और हमारे जो एम्प्लॉयज उनकी स्किल्स और नॉलेज को डेवलप करते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सके। इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करती है तो इसमें से कौन सा ऐसा एडवांटेज है जो कि कंपनी को नहीं मिलता। पहला, इंप्रूव्ड एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। देखो, एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब है कि जो पर्सन है, जो एम्प्लॉय है, वो अपनी जॉब को एंजॉय कर रहा है, यानी कि पूरी तरीके से जॉब में इंगेज होकर जो है वो अपना काम जो है वो कर रहा है। और जब एक एम्प्लॉय को अपने काम में मजा आने लग जाना तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो देखने लायक होती है। ठीक है, तो जब आप इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते हो तो आप बेसिकली एम्प्लॉय एंगेजमेंट को इंक्रीज करते हो, जिससे एम्प्लॉय का मोटिवेशन भी जो है वो इंक्रीज होता है। उसके बाद इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, जब एक पर्सन, एक एम्प्लॉय मन लगा के काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, उसकी एफिशिएंसी भी जो है वो इंक्रीज होगी। रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म, ठीक है, तो जब एक एम्प्लॉय अपने काम से बहुत ज्यादा खुश है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्यों कंपनी को छोड़कर जाएगा और क्यों यहाँ पर छुट्टियां लेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होता है, एडवांटेज होता है। उसके बाद इंक्रीज वर्कलोड ऑन एम्प्लॉयज, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ना ही एडवांटेज होती है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा जो एडवांटेज है वो इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस, प्लान, डू, रिव्यू, रिवाइज, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दिस स्टेजेस। तो जब आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल की बात करते हो तो उसमें टोटल 4 स्टेजेस होते हैं, प्लानिंग करनी, काम करना, रिव्यू करना और रिवाइज करना। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। पहला, अगर हम प्लान की बात करें, प्लान के अंदर बेसिकली हम प्लानिंग करते हैं कि हमें कैसे यहाँ पे जो है वो परफॉर्मेंस को मैनेज करना है। जैसे हम गोल सेट करते हैं, ठीक है, उसके बाद कौन कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो कि हमें लेने हैं उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, और इंप्रूवमेंट कैसे करनी है उसकी भी प्लानिंग करते हैं। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है।
डू के अंदर ना जो प्लान हमने बनाया उसको इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे कि प्लान को इंप्लीमेंट करना, जो रिस्क अराइज हो रहे हैं उनको मैनेज करना और अपने जो गोल्स हैं उन्हें अचीव करना, तो ये भी सही है। रिव्यू के अंदर क्या होता है कि जो हमने प्लानिंग की थी क्या वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे कि आप इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हो कि हमारे एम्प्लॉयज जो है वो प्लान के अकॉर्डिंग सही चल रहे हैं कि नहीं, इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं, फीडबैक यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिकली हम क्या करते हैं, चेंजेस करने की यहाँ पर जरूरत होती है जो कि नेक्स्ट स्टेज में होती है, रिवाइज। लेकिन जब आपने रिव्यू कर दिया कि आपके प्लान सही है या फिर नहीं, तो आप उसमें क्या करोगे, चेंजेस करोगे। पर रिवाइज में क्या लिखा है, स्टॉप ओनली मेंटेन एग्जिस्टिंग प्लान, हम अपने एग्जिस्टिंग प्लान को ही यूज करते हैं और किसी भी पोटेंशियल फ्यूचर इंप्रूवमेंट को हम यहाँ पर यूज नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट, ये स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर बिल्कुल गलत है। यानी कि क्योंकि देखो रिवाइज स्टेज के अंदर क्या होता है कि हम अपने प्लान्स को रिवाइज करते हैं, क्योंकि रिव्यू करने का फायदा ही क्या कि अगर आपको जो कमियां दिखी अगर आप उसको चेंज ही नहीं कर पाए, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। हमें कंटिन्यूस बेसिस पे फ्यूचर के अकॉर्डिंग अपने प्लान्स को चेंज करते रहना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल इज टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव द सिस्टम शुड सर्व, ठीक है। तो अगर हम परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करें तो उसका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी को जो है वो इंक्रीज करना है। वो कैसे होगी, जब हम एम्प्लॉयज की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करेंगे। तो ये तो हो गई ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। अगर हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो क्या क्या है, पहला देखो, टू इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन to maintain an inventory of the quality and skill in people, identify and meet their training needs, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को इनेबल करना है, क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को इनेबल करना मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करनी है कि वो यहाँ पर क्वालिटी एंड स्किल्स पीपल की एक इन्वेंट्री तैयार करे, यानी कि उनके पास जो एम्प्लॉयज हो उनके अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटीज हो, अच्छी अच्छी स्किल्स हो, ताकि वो अपना काम सही तरीके से जो है वो कर पाए। तो बिल्कुल ये ऑब्जेक्टिव होता है। साथ के साथ उनको क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है उसको भी यहाँ पर फाइंड आउट कर सके, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस लिंक इंक्रीमेंट एंड प्रोवाइड डाटा फॉर प्रमोशन एंड ट्रांसफर, ठीक है। तो जब हम परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट देते हैं, जैसे कि अगर किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको परफॉर्मेंस देंगे, प्रमोशन देंगे, ठीक है, उसका ट्रांसफर करेंगे हायर डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको डाटा चाहिए कि कौन से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी रही है। तो परफॉर्मेंस लिंक इंक्रीमेंट को डिटरमाइन करने के लिए हमें किसे देना है किसे नहीं देना है उसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। टू मेंटेन इंडिविजुअल एंड ग्रुप डेवलपमेंट एंड फुलफिल देयर एस्पिरेशंस बाय शेयरिंग विद देम देयर स्टैंडर्ड ऑब्जर्व परफॉर्मेंस। तो इंडिविजुअल और ग्रुप का यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट करना है, कैसे करना है, तो देखो जो भी उनके स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज के, उन्होंने कितने स्टैंडर्ड्स को फुलफिल किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी ताकि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और वो और मोटिवेट होकर काम करे। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल के। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, विच परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मेथड डज द एग्जांपल रिप्रेजेंट वेयर द evaluator must choose between employee consistently meet deadlines and employee occasionally misses the deadline, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के मेथड के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल क्या है कि जो हमारा इवोल्यूटर है जो कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की इवोल्यूशन कर रहा है, उसको हम यहाँ पर चॉइस दे रहे हैं कि वो दो स्टेटमेंट के अंदर एक स्टेटमेंट यहाँ पर चूज करे जिससे वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। जैसे दो स्टेटमेंट क्या है, एम्प्लॉय कंसिस्टेंटली मीट डेडलाइन, यानी कि जो एम्प्लॉय है वो कंटिन्यूस बेसिस पे अपनी जो डेडलाइंस है उनको पूरा कर रहा है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, एम्प्लॉय ओकेजनली मिसेस द डेडलाइन, यानी कि जो एम्प्लॉय है वो कभी कभी डेडलाइंस को जो है मिस कर रहा है। तो इवैल्यूएटर को एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करने के लिए इन दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो चूज करनी पड़ेगी। तो ये कौन सा मेथड होता है, पहला ट्रेट एनालिसिस, फोर्स चॉइस मेथड, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या फिर पेन पोर्ट्रेट। तो ये सारे के सारे ही बेसिकली हमारे क्या है यहाँ पर परफॉर्मेंस एवोल्यूशन के मेथड्स हैं। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा फोर चॉइस मेथड। क्या है, फोर चॉइस मेथड। तो यानी कि इवैल्यूएटर इस मेथड के अंदर क्या करेगा, या तो इसको सिलेक्ट कर लेगा या फिर इसको सिलेक्ट कर लेगा जिससे वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करेगा। ओके। नेक्स्ट अगर हम मेथड्स की बात करें तो पहला हमारा ट्रेड एनालिसिस, इसके अंदर क्या होता है कि हम ना यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं एम्प्लॉयज के अंदर। जैसे एग्जांपल के जो एम्प्लॉयज है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, उसका मोटिवेशन यहाँ पर कैसा है,
उनका बिहेवियर कैसा है, उनका एटीट्यूड कैसा है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, ठीक है। तो उन सभी चीजों को यहाँ पर हम स्टडी करते हैं, उसके बेस पर हम एक रेटिंग प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज को। जैसे अगर कोई एम्प्लॉय है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, वो मोटिवेट भी अच्छा नहीं है, उसका बिहेवियर भी अच्छा नहीं है, एटीट्यूड भी अच्छा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको कम रेटिंग प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड क्या है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसके अंदर हमारे जो मैनेजर्स होते हैं या फिर जो इवैल्यूएटर होते हैं, उनको हम फोर्स करते हैं कि आप बेसिकली यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं उसको उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप पर्टिकुलर कैटेगरी में जो है इंक्लूड करो। जैसे आप कैटेगरी बना सकते हो पुअर परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस, या फिर वेरी गुड परफॉर्मेंस, या फिर बेस्ट परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर मैनेजर्स को कहा जाता है कि आप ना एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप उनको इन कैटेगरीज में जो है वो डालो। जैसे कि उन्हें बोल दिया जाएगा 20% एम्प्लॉयज आपको इसमें डालने हैं, 20% इसमें डालने हैं, 20% अगले में डालने हैं, तो ऐसे आपको कहा जाएगा। उसके बाद पेन पोर्ट्रेट मेथड। पेन पोर्ट्रेट मेथड के अंदर क्या होता है, तो जो हमारा एम्प्लॉय होता है, जो एम्प्लॉय होता है उसके बारे में ना एक रिटर्न स्टेटमेंट देता है उसका जो मैनेजर है या फिर जो सुपरवाइजर है कि एम्प्लॉय कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसे रही है। तो पेन पोर्ट्रेट के अंदर बेसिकली एक रिटर्न नैरेटिव यहाँ पर दिया जाता है एम्प्लॉय के बारे में कि इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर जो है वो कैसी रही है। तो ये सारे मेथड हमारे क्या है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट नॉट नॉट डिफाइंस ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग। इसमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो कि ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग को डिफाइन नहीं करती है। पहला, इट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस एज पर द मॉनेटरी बेनिफिट दे यील्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली यहाँ पर ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करे ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग के अंदर। बेसिकली हम ये चीज जानते हैं कि एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी रही है और वो ऑर्गेनाइजेशन से कितना मॉनेटरी बेनिफिट कमा रहा है। जैसे अगर एक एम्प्लॉय है उसको 40,000 पर मंथ ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है, तो इसके मुकाबले में हमारे जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है उसको इवेल्युएट जो है वो किया जाता है। क्या वो 40,000 रुपए की 40,000 रुपए का काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उसका काम सिर्फ 10,000 रुपए वाला है, ठीक है। तो ये चीज, इस चीज को हम इवेल्युएट करते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग एन एम्प्लॉय इन रिगार्ड टू देयर कंट्रीब्यूशन इज इवेल्युएटेड टू गेट द कॉस्ट ऑफ दैट एम्प्लॉय फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक एम्प्लॉय की कॉस्ट कितनी आ रही है ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे कोई ए पर्सन है, उसको 40,000 रुपए पर मंथ यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर इस एम्प्लॉय को अपने पास रिटेन करके रखने के लिए, इसको हायर करने के लिए कितनी कॉस्ट पड़ रही है, इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो ये भी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो जो भी कॉस्ट है उसको हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ, कि यहाँ पर हमारा जो पर्सन है वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट जो है वो कर रहा है। This method of performance appraisal considered factors like work quality, overhead cost, unit wise average service value, interpersonal skills। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर डिफाइन करते हैं, यानी कि इन सभी फैक्टर्स को जो है वो कंसीडर किया जाता है जब भी हम ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ 360 डिग्री अप्रेजल। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऐसा डेफिनेशन है, ऐसी स्टेटमेंट है जो कि सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रही है 360 डिग्री अप्रेजल को। पहला, इवैल्यूएशन कंडक्टेड बाय एम्प्लॉयज डायरेक्ट सुपरवाइजर ओनली, यानी कि जो सुपरवाइजर है उसने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया है। या फिर द परफॉर्मेंस रिव्यू दैट गैदर फीडबैक फ्रॉम मल्टीपल स्टेक होल्डर अराउंड एन एम्प्लॉय, यानी कि एक ऐसा परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम जिसके अंदर एक एम्प्लॉय को मल्टीपल स्टेक होल्डर जो है फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी रही है। या फिर सेल्फ असेसमेंट बेस्ड ऑन एम्प्लॉयज ओन परसेप्शन ऑफ देयर परफॉर्मेंस, यानी कि जो हमारा एम्प्लॉय है वो सेल्फ असेस कर रहा है कि उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी रही है। या फिर एक पीयर टू पीयर रिव्यू सिस्टम वेयर एम्प्लॉयज एनोनिमसली इवैल्यूएट ईच अदर। तो यहाँ पर पीयर टू पीयर रिव्यू सिस्टम होता है जहां पर एम्प्लॉयज बेसिकली एक दूसरे को इवैल्यूएट करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो 360 डिग्री अप्रेजल के अंदर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, जिसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, जैसे हमारे कस्टमर हो गए, टॉप मैनेजमेंट हो गया, मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, इन सभी से इसको जो है वो फीडबैक मिलता है। ओके, नेक्स्ट देखो, इन अ 360 डिग्री अप्रेजल एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज असेस्ड बाय 6 पार्टीज नेमली। तो देखो जैसे हमने बात की 360 डिग्री अप्रेजल में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स यहाँ पर फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। मल्टीपल स्टेक होल्डर जो है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असेस करते हैं। तो टोटल यहाँ पे जो पार्टीज होती है वो 6 होती है। वो 6 पार्टीज यहाँ पर कौन सी है, यानी कि 360 डिग्री अप्रेजल के अंदर 6 पार्टीज जो है वो एम्प्लॉयज को फीडबैक प्रोवाइड करेंगे कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है। पहला देखो, टॉप मैनेजमेंट,
immediate supervisor, peers, subordinates, self and customer or clients, internal auditor, external consultant, project partners, vendors, self shareholders, board members, department head, team leaders, suppliers, self and regulatory authority, human resources, external trainers, competitors, investors, self and community representative। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा? कौन सी वो 6 पार्टीज है? फटाफट से यहां पर आंसर बता दीजिए, क्या होगा करेक्ट आंसर? फटाफट से बता दीजिए यहां पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले देखो, जो एम्प्लॉय है उसको टॉप मैनेजमेंट यहाँ पर फीडबैक प्रोवाइड करेगी, जैसे कि हमारे मैनेजर्स हो गए, सीईओ हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए। उसके बाद देखो इमीडिएट सुपरवाइजर। इमीडिएट सुपरवाइजर का मतलब मान के चलो कि एक पर्सन है, उसका जो सुपरवाइजर है वो उसको यहाँ पर देगा कि तू कैसे यहाँ पर काम कर रहा है, कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट कर सकता है। उसके बाद पीयर्स। पीयर्स का मतलब होता है जो कोलीग्स होते हैं। कोलीग्स का मतलब है जैसे दो दोस्त हैं, वो एक ही पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को यहाँ पर फीडबैक दे सकते हैं। उसके बाद सबोर्डिनेट। सबोर्डिनेट का मतलब है जो आपके मतलब कि आपसे पोजीशन में कम है, मतलब कि जैसे आपके जो जूनियर है वो भी आपको कह सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, आपकी लीडरशिप स्किल्स यहाँ पर कैसी हैं। अब ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि भाई आप सही से काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे, पर आपको थोड़ा फीडबैक दे देंगे कि आप ऐसे अगर लीडर बनो तो आप ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हो। उसके बाद सेल्फ है। सेल्फ का मतलब खुद ही असेस करना कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है। कस्टमर एंड क्लाइंट्स। जब आप कस्टमर एंड क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हो तो वो भी आपको बता सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी जो है वो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डैश अप्रेजल वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एंड एनालाइज्ड एंड टारगेट्स आर सेट इन फर्स्ट अप्रेजल and after a short period his or her performance is measured again and proper feedback and guidance is given to ensure that employee achieves the target। ठीक है, तो एक ऐसा अप्रेजल मेथड जिसके अंदर सबसे पहले देखो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, उसके बेस पर टारगेट सेट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट पीरियड के बाद फिर से हमारे जो एम्प्लॉय है उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, उनको प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है, गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है कि वो कैसे अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। यानी कि इस मेथड के अंदर दो बारी जो है वो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा रहा है। ठीक है, और फीडबैक प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये कौन सा है? पहला 720 डिग्री अप्रेजल, या फिर 360 डिग्री अप्रेजल, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, या फिर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। 720 डिग्री अप्रेजल इज अ करेक्ट आंसर। 720 डिग्री अप्रेजल इज अ करेक्ट आंसर। इसमें दो बार हम परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको 720 डिग्री अप्रेजल जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फीडबैक गिव टू एम्प्लॉयज फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। अगर हम यहाँ पर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं किसी भी एम्प्लॉयज को, तो हम क्या करते हैं? उसको फीडबैक देते हैं। तो जब हम फीडबैक दे रहे होते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर फीडबैक के रिगार्डिंग करेक्ट है? पहला, द फीडबैक शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड शुड हेल्प एम्प्लॉयज टू रीच एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर। जो फीडबैक है ना वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी कि सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी से अपनी खुंदस निकालने के लिए, गुस्सा निकालने के लिए उसको जानबूझ के उसको नीचा दिखा रहे हो। ठीक है, और फीडबैक ऑब्जेक्टिव होने के साथ साथ ऐसा होना चाहिए कि वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे, ना कि इसको डीमोटिवेट यहाँ पर करे। ओके, द फीडबैक शुड बी सजेस्टिव इन नेचर रेदर देन जजमेंटल। मतलब जो फीडबैक है ना वो सजेस्टिव होना चाहिए, कि आप ना सामने वाले पर्सन को जज नहीं कर रहे हो कि आप बुरे हो, अच्छे हो, आपका काम बुरा है, आपका काम अच्छा है, बल्कि आप एक सजेशन दे रहे हो कि आपका ना थोड़ा सा काम यहाँ पर गड़बड़ है, आप इसको थोड़ा सा इंप्रूव जो है वो कर सकते हो, ताकि सामने वाले पर्सन को बुरा ना लगे। ओके, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना है, कि ट्रेनिंग भी हम उन्हें सही से प्रोवाइड करनी है। द सुपीरियर शुड अडॉप्ट अ फॉल्ट फाइंडिंग अप्रोच, नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो सुपीरियर का जो काम है वो बेसिकली यही है कि एम्प्लॉयज जो काम करे उसमें कोई ना कोई फॉल्ट जो है वो फाइंड आउट करना, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व ना हो पाए। तो ऑब्वियसली बात है, ये तो गलत ही होगा, क्योंकि फॉल्ट नहीं निकालना है आपको, किसी को आपको उसको नीचा नहीं दिखाना है, बल्कि आपको उसके साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड करने हैं, उसको सजेस्ट करना है कि भाई आप इतना इंप्रूवमेंट कर सकते हो। द एम टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रेजी एंड नॉट क्रिटिसाइज देम। तो जो आपका एम है फीडबैक प्रोवाइड का वो यही है कि जो अप्रेजी है, यानी कि जिस पर्सन की परफॉर्मेंस को आप असेस कर रहे हो उसको आप क्या कर सको? इंप्रूव कर सको, ना कि आप उसको क्रिटिसाइज करो। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस कंफ्लिक्ट इन द वर्क प्लेस। ठीक है, तो देखो वर्क प्लेस के अंदर कंफ्लिक्ट होता है, तो कौन सी स्टेटमेंट है जो कंफ्लिक्ट को डिफाइन कर रही है। ऑप्शन ए कह रहा है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डिसएग्रीमेंट और डिवर्स ओपिनियन, मतलब कि डिसएग्रीमेंट बिल्कुल ही एब्सेंट है, सब लोग सबकी बात से जो है वो एग्री है, उनके ओपिनियन भी एक दूसरे से मिलते हैं, और ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, ऐसा कभी पॉसिबल हुआ भी नहीं है और ना ही होने वाला है। ठीक है, तो ये तो गलत है। द हार्मलेस एंड कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट विद नो फ्रिक्शन, किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा नहीं है, बहुत मिलजुल के लोग रह रहे हैं। या फिर डिसएग्रीमेंट डिस्प्यूट डिफरेंसेस दैट अराइज बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो डिसएग्रीमेंट है, यानी कि दो लोग एक बात पे एग्री ही नहीं कर रहे हैं, एक कह रहा है सही है एक कह रहा है गलत है, या फिर किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो रहा है, डिफरेंसेस है, या फिर मैनेजमेंट डिसीजन इम्पोज्ड एम्प्लॉयज विदाउट एनी डिस्कशन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। दो इंडिविजुअल्स के बीच में या फिर ग्रुप्स के अंदर जो भी डिसएग्रीमेंट्स है, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, उन्हीं को हम कंफ्लिक्ट कहते हैं। जैसे अगर मान के चलो एक काम को करने के दो मेथड, एक मेथड ए है एक मेथड बी है, ठीक है, एक यहाँ पर राम पर्सन एक श्याम पर्सन है, तो राम कहता है मेथड ए सही है, श्याम कह रहा है मेथड बी सही है। अब ये आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मान ही नहीं रहे, ये साबित करने में लगा हो कि ए मेथड सही है, ये साबित करने में लगा कि बी मेथड सही है, तो इनके बीच में ये जो लड़ाई हो रहा है, ये जो डिस्प्यूट हो रहा है, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कंफ्लिक्ट कहते हैं। इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कंफ्लिक्ट कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द कंफ्लिक्ट इन द वर्कप्लेस। अगर हम यहाँ पर फैक्टर्स की बात करें कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वर्क प्लेस के अंदर कंफ्लिक्ट अराइज होता है, तो वो कौन कौन से। पहला, डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटीज गोल्स वैल्यूज वर्किंग स्टाइल, जब यहाँ पर दो लोग या फिर दो से ज्यादा लोगों की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, कोई इंट्रोवर्ट होता है कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, गोल्स अलग अलग होते हैं, किसी को अपनी इंप्रूवमेंट चाहिए, किसी को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा सोचना है, ठीक है, वैल्यूज में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, किसी को कोई चीज अच्छी लगती है किसी को कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, वर्किंग स्टाइल में डिफरेंस होते हैं, तो ये बिल्कुल कॉमन फैक्टर है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, तो ये मेन प्रॉब्लम है, जब यहाँ पर कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाती है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी बात नहीं समझा पा रहा है, ना सामने वाला पर्सन समझने की कोशिश कर रहा है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, तो उसकी वजह से कंफ्लिक्ट बढ़ते हैं। कंपटीशन फॉर रिसोर्स एंड रिकॉग्निशन, हर पर्सन कंपटीशन कर रहा है कि ज्यादा रिसोर्सेस मेरे पास हैं, जैसे दो एम्प्लॉयज हैं वो चाहते हैं कि मुझे प्रमोशन मिले, मुझे प्रमोशन मिले, मुझे रिकॉग्निशन मिले, लो एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मेरा यहाँ पर जो ओहदा है वो बढ़े, तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं, ठीक है, पर ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो क्लियर कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग टीम कोहेशन, तो ये तो फैक्टर होता है जो कंफ्लिक्ट को कम करता है, अगर क्लियर कम्युनिकेशन है तो कंफ्लिक्ट कम होंगे, अगर ग्रुप के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बॉन्डिंग अच्छी है, तो भी कंफ्लिक्ट कम होंगे। तो ये तीन फैक्टर यहाँ पर, तीन फैक्टर हमारे करेक्ट है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैल्यू सिस्टम आर द फंडामेंटल बिलीफ्स एंड प्रिंसिपल दैट गाइड आवर थॉट डिसीजन एंड एक्शन। तो कुछ यहाँ पर हमारा देखो हर पर्सन का ना एक वैल्यू सिस्टम होता है, कुछ यहाँ पर फंडामेंटल बिलीफ होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, जो कि गाइड करते हैं कि पर्सन क्या सोचेगा, क्या डिसीजन लेगा, क्या एक्शन लेगा। जैसे किसी पर्सन का बिलीफ हो सकता है कि भगवान है, किसी का नहीं हो सकता कि भगवान नहीं है, तो वो जब उनके जो थॉट्स होंगे, डिसीजंस होंगे, एक्शंस होंगे, वो उन्हीं बिलीफ्स के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, ये जो बिलीफ्स होते हैं दे शेप हाउ वी व्यू द वर्ल्ड एंड इंटरेक्ट विद अदर, ये जो बिलीफ्स है ना वो बेसिकली डिफाइन करेंगे कि आप कैसे दुनिया को देखते हो, कैसे लोगों के साथ जो है इंटरेक्ट करते हो। और जब लोगों के जो लोग हैं उनके पास डिफरेंट वैल्यूज होते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, कंफ्लिक्ट अराइज होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा सिनेरियो है जो कि यहाँ पर डिफरेंसेस इन वैल्यू सिस्टम की वजह से कंफ्लिक्ट जो अराइज हुआ है उसको डिफाइन करा। पहला, टू कलीग्स डिसएग्री ऑन द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्विंग अ टेक्निकल प्रॉब्लम, तो यहाँ पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम है और दो कलीग जो है वो एक दूसरे से डिसएग्री कर रहे हैं कि कैसे हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक कह रहा है कि अप्रोच ए सही है, एक कह रहा है अप्रोच बी सही है, तो क्या ये बिलीफ का चक्कर है, नहीं, ये काम करने का तरीका जो है उसके ऊपर थोड़ा सा है। एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव इन कंपनी पॉलिसी बेस्ड ऑन देयर रिलीजियस बिलीफ, तो एम्प्लॉय ने जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक नई पॉलिसी जो है वो लेकर आई है, एक यहाँ पर नई पॉलिसी जो है लेकर आई है, जिसका यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो ऑब्जेक्शन कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका जो रिलीजियस बिलीफ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सही नहीं है। जैसे एक ऐसा हम कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक कंपनी कह सकती है कि भाई
लड़कियां जो है वो बुर्का पा के आओ, ठीक है। तो जो बाकी हिंदू लेडीज हैं वो यहाँ पर उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो रिलीजियस बिलीफ है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, कंफ्लिक्ट अराइज हो सकता है। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा वैल्यू सिस्टम के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको डिफाइन जो है वो करता है। क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन अगर देखो तो मैनेजर क्रिटिसाइजिंग एम्प्लॉय फॉर ड्रेसिंग टू कैजुअली इन फॉर्मल सेटिंग। जब फॉर्मल मीटिंग में बुलाया तो वो बहुत ज्यादा कैजुअल होके आ गया, टी शर्ट पा के आ गया है ना, लोअर पा के आ गया, तो उसके लिए मैनेजर क्रिटिसाइज कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, डैश शी कंफ्लिक्ट एज नेचुरल एंड पोटेंशियली पॉजिटिव फॉर ग्रोथ एंड इनोवेशन व्हेन एड्रेस्ड कंस्ट्रक्टिवली इट इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव और इजीली एलिमिनेटेड, ठीक है। तो इनमें से कौन ऐसे जिनका मानना है कि कंफ्लिक्ट जो है वो नेचुरल होता है और उसका ना ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है, इनोवेशन आती है, पर कंडीशन क्या है कि आप कंफ्लिक्ट को प्रॉपर्ली मैनेज जो है वो कर पाओ। और इसका ये भी मानना है कि जो कंफ्लिक्ट होता है उसको आप कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते और ना ही वो नेगेटिव होता है। ह्यूमन रिलेशन एक्सपर्ट्स का, ट्रेडिशनल का, इंटेग्रेनिस्ट का, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ कंफ्लिक्ट इन्वॉल्व्स डिसएग्रीमेंट अबाउट वर्क प्रोसीजर्स एंड रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। तो अगर मान के चलो दो एम्प्लॉयज हैं ए और बी, उनके बीच ना वर्क प्रोसीजर और रिसोर्स एलोकेशन के रिगार्डिंग जो है वो कंफ्लिक्ट हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि वर्कर्स का मैनेजमेंट के साथ जो है वो कंफ्लिक्ट हो गया है कि काम करने का जो प्रोसीजर है ना वो एम्प्लॉयज को सही नहीं लग रहा है, और जो रिसोर्स एलोकेशन की है वो भी नहीं सही लग रही है, इसको कम रिसोर्सेज मिले, इसे ज्यादा रिसोर्सेज मिले। तो ये कौन सा कंफ्लिक्ट होता है, पहला रिलेशनशिप कंफ्लिक्ट, वैल्यू कंफ्लिक्ट, टास्क कंफ्लिक्ट, या फिर इंट्रा इंडिविजुअल कंफ्लिक्ट। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, आपको क्या लग रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी, टास्क कंफ्लिक्ट इज अ करेक्ट आंसर। टास्क कंफ्लिक्ट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरेंज द फेजेस ऑफ कंफ्लिक्ट इन करेक्ट सीक्वेंस। तो देखो कंफ्लिक्ट क्या होती है, उसकी एक पूरा का पूरा फेज होता है, यानी कि ऐसे ही कंफ्लिक्ट अराइज नहीं होता बल्कि वो काफी सारे फेजेस से होकर जो है वो गुजरता है। तो हमें अरेंज करना है कंफ्लिक्ट के फेजेस को। ऑप्शन ऑप्शन ये कह रहा है प्रील्यूड फेज पहले आता है, फिर ट्रिगरिंग फेज, फिर डिफरेंशियल फेज, फिर इनिशिएशन फेज, फिर रेजोल्यूशन फेज, फिर ट्रिगरिंग फेज, प्रील्यूड फेज, इनिशिएशन फेज, डिफरेंशिएशन फेज। तो करेक्ट आंसर मैं सीधा आपको बता दूंगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो जो हमारा कंफ्लिक्ट होता है उसका जो पहला स्टेज होता है वो होता है प्रील्यूड फेज। प्रील्यूड फेज के अंदर बेसिकली ऐसे ऐसे सिचुएशंस अराइज होती है जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि अगर मान के चलो यहाँ पर दो मेथड है किसी काम को करने के लिए, मेथड ए और मेथड बी। ओके, तो एक ग्रुप यहाँ पर डिस्कशन कर रही है कि यहाँ पर कौन सा मेथड यहाँ पे चूज किया। मान के चलो 10 लोग हैं, 10 में से 4 लोगों को लगता है कि मेथड ए सही रहेगा, 6 लोगों को लगता है मेथड बी सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक फैक्टर जो है वो अराइज हो गया जिसकी वजह से फ्यूचर में जाके कंफ्लिक्ट अराइज होगा। वो फैक्टर क्या है कि इनका मानना है मेथड ए सही है, इनका मानना है मेथड बी से। अभी किसी के साथ बात नहीं हुई है, जस्ट ये फैक्टर है जो कि प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट अराइज जो है वो हो सकता है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे अगर बिलीफ सिस्टम का बात करें तो 4 लोग मानते हैं कि भगवान है, 6 लोग मानते हैं कि भगवान नहीं है, ठीक है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, एक फैक्टर है जिससे कंफ्लिक्ट अराइज हो सकता है। अगर मान के चलो डिस्कशन हुई कि भगवान है नहीं है, तो क्या होगा, तो इनके बीच में कंफ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। तो जब फैक्टर पैदा होते हैं, अभी कंफ्लिक्ट नहीं हुआ, सिर्फ फैक्टर जो पैदा हुए जिनकी वजह से कंफ्लिक्ट अराइज होता है उसे हम प्रील्यूड फेज कहते हैं। उसके बाद है ट्रिगरिंग फेज। ट्रिगरिंग फेज ऐसा फेज होता है जहां पर कोई ना कोई ऐसा इवेंट होता है जो कि कंफ्लिक्ट को ट्रिगर कर देता है। मतलब कंफ्लिक्ट अभी भी नहीं हुआ है, अभी जस्ट ट्रिगर हुआ है। जैसे होता है ना कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, तीसरे ने आके क्या बोला कि भाई रुक जाओ, और उसमें से एक पर्सन को ना ट्रिगर हो गया कि यार इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, तो वो क्या हो गया, हाथापाई पे उतर है। मतलब एक ट्रिगरिंग फेज कोई भी ऐसा उठा लो। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो मान के चलो डिस्कशन होने लगा था, 4 में से एक जो पर्सन था उसने क्या कहा कि यार मेथड भी ना बहुत ही बेकार है। मतलब अभी ज्यादा डिस्कशन हुई नहीं, पर इसने सीधा बोला कि मेथड भी तो इतना बेकार मेथड है कि पूछो मत, ठीक है। तो जैसे ही ये चीज हुई, 6 पर्सन ने यहाँ पर सुन लिया जिनको मेथड भी अच्छा लगता है, और इसी को हम ट्रिगरिंग फेज कहते हैं जिसने कंफ्लिक्ट को शुरू करवा दिया। ओके,
नेक्स्ट है इनिशिएशन फेज, यहाँ पर कंफ्लिक्ट अराइज हो जाता है। जैसे ही सुना तो ये इसमें से एक बंदा इसको बोलने लग गया, फिर बाकी के बंदे इसको बोलने लगे, तो यहाँ पर जो कंफ्लिक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। इनिशिएशन फेज में कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। डिफरेंशिएशन फेज में अंदर हर पर्सन एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर, मतलब हर पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, यानी कि अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है। और लास्ट फेज होता है रेजोल्यूशन फेज, जहां पर सारे पर्सन मिलकर फाइनली कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, यानी कि कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एक दूसरे की बात को सुनते हैं और एक ऐसा सोल्यूशन निकालते हैं जहां पर दोनों की जो नीड्स है वो फुलफिल हो जाए। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इमेजिन टू colleagues disagreeing over a project approach. What phase of conflict they are likely experience when they begin arguing or raising their voices? तो यहाँ पर दो colleagues हैं, वो एक प्रोजेक्ट अप्रोच के रिगार्डिंग डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है। और एक ऐसा फेज जिसके अंदर ना उन्होंने आर्ग्यू करना शुरू कर दिया है, अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी कि हम सही हैं, आप गलत हो। तो वो कौन सा फेज है? प्रील्यूड फेज, ट्रिगरिंग फेज, इनिशिएशन फेज या फिर रेजोल्यूशन फेज? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी, इनिशिएशन फेज इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर जो कंफ्लिक्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच एक्शन एग्जाम्पलाइज द रेजोल्यूशन फेज ऑफ कंफ्लिक्ट? तो हमारा जो यहाँ पर रेजोल्यूशन फेज है कंफ्लिक्ट का, तो कौन सा यहाँ पर एक्शन उसको एग्जाम्पलाइज कर रहा है? पहला, वन पार्टी इग्नोरिंग द अदर एंड रिफ्यूजिंग द कम्युनिकेट, यानी कि एक पार्टी ना दूसरे पार्टी को बिल्कुल ही इग्नोर कर रही है या फिर कह रही है कि मुझे आपसे बातें नहीं करनी। बोथ पार्टीज कॉम्प्रोमाइजिंग एंड फाइंडिंग अ म्यूचुअली एग्रीगेबल सोल्यूशन, दोनों पार्टीज ना कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करी है और एक ऐसा सोल्यूशन निकाल रही है जिसके ऊपर दोनों पार्टीज जो है वो एग्री हो जाए। ईच पार्टी ब्लेमिंग द अदर, रिफ्यूजिंग द एक्नॉलेज देयर ओन रोल, ठीक है। तो हर पार्टी दूसरे को ब्लेम कर रही है। एक्सलेटिंग द कंफ्लिक्ट टू इन्वॉल्व हायर मैनेजमेंट फॉर एक्सटर्नल अथॉरिटीज। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो जो दोनों पार्टीज है, बोथ पार्टीज है, वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर चुकी हैं और एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढ रही है जो कि बेस्ट सोल्यूशन हो दोनों के लिए। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, conflict resolution refers to the process of resolving a dispute or conflict by meeting at least some of each side needs and addressing their interests. Conflicting resolution aims to find a peaceful solution to disagreement among parties. There is a three-step formula to conflict resolution. Which of the following is not one of the steps? ठीक है। तो conflict resolution का मतलब आपको पता है कि हमें दोनों, मतलब हर साइड की बात सुननी है और उसके अकॉर्डिंग एक ऐसा सोल्यूशन निकालना है जो कि दोनों के लिए ही बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो जब हम कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन करते हैं तो हम ना थ्री स्टेप फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा स्टेप है जो कि वो थ्री स्टेप फॉर्मूला के अंदर इंक्लूड नहीं होता है? पहला, अवॉइड, लिसन, टॉक और रिजॉल्व। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, अवॉइड इज अ करेक्ट आंसर। तीन इंपॉर्टेंट स्टेप, पहला लिसन, हमें ना एक दूसरे की बातों को सुनना है। देखो, कंफ्लिक्ट होने का जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि आप ना दूसरे की बात को सुनना ही नहीं चाहते, सिर्फ आप अपनी बात को यहाँ पर सुनाना चाहते हो, ओके। पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है? सामने वाले की बात को अच्छी तरीके से सुनना है, लिसन करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? आपको यहाँ पर बात करनी है। जब आपने उस सामने वाले की बात सुन ली है, अब आप अपनी बात कहो और कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो तो वो कहो। पहले सुनो, फिर उसके बाद यहाँ पर बात करो और फाइनली उसे यहाँ पर क्या कर दो? रिजॉल्व कर दो। रिजॉल्व क्या? कि उसे, मतलब एक बेस्ट सोल्यूशन जो है वो निकाल दो। अवॉइड करना तो कभी सोल्यूशन रहा ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉजिटिव आउटकम ऑफ इफेक्टिवली मैनेज्ड कॉन्फ्लिक्ट? तो इसमें से कौन सा ऐसा आउटकम है जो कि पॉजिटिव आउटकम नहीं होता है अगर हम कॉन्फ्लिक्ट को अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं? पहला, इंक्रीज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, स्ट्रॉन्गर टीम रिलेशनशिप, क्लियर कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ ऑल डिसएग्रीमेंट्स। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा? इंक्रीज क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, इनोवेशन इंक्रीज होती है, स्ट्रॉन्ग टीम रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। तो फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ ऑल डिसएग्रीमेंट इज अ करेक्ट आंसर। कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ ऑल डिसएग्रीमेंट इज अ करेक्ट आंसर। If manager prioritize their own needs and wants over other during a conflict, they might using which approach? ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली
रेजोल्यूशन की अप्रोच को जो है वो शो कर रहा है कि आप किस तरीके से कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हो। तो मेनली यहाँ पे देखो अवॉइडिंग, अकोमोडेटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, कम्पिटिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं। तो एक ऐसा अप्रोच जिसके अंदर जो मैनेजर है ना वो सिर्फ अपनी नीड्स के ऊपर जो है वो फोकस कर रहा है और अपनी जो बात है वो मनवाना चाहता है, दूसरे की बात को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा है, तो वो कौन सा मेथड है? अवॉइडिंग, अकोमोडेटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग या फिर कंपीटिंग? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कंपीटिंग के अंदर ना एक पर्सन दूसरे पर्सन से जीतना चाहता है, जैसे ए और बी है। ए पर्सन कह रहा है कि एक्स अप्रोच सही है, बी पर्सन कह रहा है वाई अप्रोच सही है। तो अगर कंपीटिंग अप्रोच अडॉप्ट की जा रही है तो इसमें से एक ही की जीत होगी, या तो ए जीत जाएगा, ये अपनी बात मनवा लेगा, या फिर बी जीत जाएगा, दोनों कभी नहीं जीतेंगे। ठीक है, मतलब कि कोई यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहता है, बस वो जीतना चाहता है। उसके बाद है कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइजिंग के अंदर ना दोनों पार्टीज कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जैसे अगर मान के चलो यहाँ पर ये कहता है कि चलो 50-50। जैसे अगर एक्स अप्रोच है, वाई अप्रोच है, तो 50% जो काम है वो एक्स अप्रोच से कर लेंगे, 50% काम जो है वो वाई अप्रोच से कर लेंगे, तो दोनों का काम बन गया। यानी कि दोनों ने यहाँ पर कुछ कुछ चीजें जो है वो छोड़ी ताकि एक कॉमन सोल्यूशन पे आ सके। उसके बाद है अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिंग के अंदर ना हम सामने वाली पार्टी की बात मान लेते हैं। जैसे ए पर्सन ने बी की बात मानी कि ठीक है भाई, आपको वाई अप्रोच सही लगती है, मुझसे लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे नहीं लड़ना आपसे, आप यहाँ पर वाई अप्रोच ही ले लो, आप यहाँ पर वाई अप्रोच ही ले लो। तो ये क्या हुई? अकोमोडेटिंग। अवॉइडिंग के अंदर ना हम अवॉइड करते हैं कि भाई बचे रहे हम जैसे मैनेजर को लग रहा है कि जो एम्प्लॉयज है वो आपस में लड़ रहे हैं, वो देख भी रहा है, पर वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है कि मैं अभी नहीं बीच में पढ़ूंगा, मेरा मन नहीं है, मेरा मुंह ठीक नहीं है, मैं अभी नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, वो अवॉइड करते रह रहे हैं, करते रह रहे हैं, करते रह रहे हैं, लास्ट में जब आएगा तब देखेंगे, अभी तो फिलहाल के लिए अवॉइड करो, मूड क्यों खराब करना है। वो हो गया अवॉइडिंग का, कि हम कंफ्लिक्ट को अवॉइड करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यू इनिशिएट अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन विद योर colleagues to find a solution that fully address everyone concerns and needs. Which style are you using? ठीक है, तो आपने ना एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया अपनी कोलीग्स के साथ, मतलब कि आपका थोड़ा लड़ाई झगड़ा था, आपने एक अच्छा सा सेशन किया, दोनों की बातें सुनी और एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जिससे जितने भी पार्टीज थे उनके जितने भी कंसर्न थे, नीड्स है, वो सभी फुलफिल हो गए। यानी कि ए की भी बात, बी की भी बात, दोनों की 100% को बात को मान लिया गया। तो ये कौन सी अप्रोच है? अवॉइडिंग, अकोमोडेटिंग या फिर कोलैबोरेटिंग या फिर कॉम्प्रोमाइजिंग? तो ऑप्शन सी कोलैबोरेटिंग इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ना दोनों पार्टीज की जो बात है उनको प्रॉपरली जो है वो मान लिया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है वो ओवर होता है। तो हमने यहाँ पर एबीएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर कंटिन्यूस बेसिस पे एबीएम की जो है वो सीरीज आएगी, जहाँ पर हम एबीएम के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और केस स्टडीज को जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये जो सेशन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इस सेशन को अटेंड करते हो तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एबीएम एग्जाम की, और आप पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर जो है वो कर पाओ। ठीक है, तो आपको इस क्लासेस को यहाँ पर जरूर जरूर यहाँ पर ज्वाइन करनी है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी जो है वो बताना है। अभी भी सेशन जब एंड होगा तो आपको इस सेशन को अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ जरूर यहाँ पर शेयर करना है, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए ना तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास है। ठीक है, और अगर आप प्रॉपर तरीके से एबीएम एग्जाम के प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ऑब्वियस बात है, हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जहां पर आपको सारा का सारा जो सिलेबस है एबीएम का वो क्वेश्चन वीडियोस के फॉर्म में मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन ना इस तरीके से बनाए गए हैं कि आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी यहाँ पे जो है प्रोवाइड करते हैं, जिनसे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो जाती है, प्रैक्टिस और बेहतर हो जाती है। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी जो है वो मिल जाती है। ठीक है, और अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज इजिली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2024। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको आज का सेशन जो है वो कैसा लगा, और अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ टॉपिक रह गया हो, तो वो भी आप बता सकते हो, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर जो है वो कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।